नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पदक वीरों का हुआ स्वागत। टोक्यो से लौटी ओलंपिक टीम का जोरदार स्वागत। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़ी भीड़। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के सूरमा नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी प्लेयर्स देश लौट चुके हैं। एयरपोर्ट पर सभी एथलीट्स का जोरदार स्वागत किया गया। ओलंपिक के चैंपियंस का स्वागत बैंड बाजे के साथ किया गया। दोस्तों गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के साथ सेल्फी लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। उनके अलावा लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पूनिया, रवि दहिया और दीपक पूनिया भी दिल्ली पहुंचे। पुरुष और महिला हॉकी टीम का भी बैंड बाजे के साथ स्वागत हुआ। महिला हॉकी टीम और दीपक ब्रॉन्ज मेडल मैच में चूक गए थे। दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट पर ओलंपिक स्टार्स का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक मौजूद थे। मीडिया भी टकटकी लगाकर पदक वीरों का इंतजार कर रहा था। ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। इसी बीच जब चैंपियंस की फ्लाइट लैंड होने की खबर मिली तो लोगों का अपना इंतजार पूरा होता नजर आया। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने सभी खिलाड़ियों को रेगुलर अराइवल की जगह वीआईपी गेट से बाहर निकाला। इसके चलते चैंपियंस के फैन और मीडिया थोड़े मायूस भी नजर आए। नीरज की मां सरोज देवी बेटे को देखने के लिए बेताब थी। जैसे ही नीरज पहुंचे उनकी मां ने गले से लगा लिया। उन्होंने एयरपोर्ट पर बेटे का स्वागत मनपसंद चूरमा खिलाकर किया। नीरज की बहन संगीता का कहना है कि उनके भाई ने खूब मेहनत की है। नीरज के पिता भी बेहद खुश नजर आए। इसके अलावा तमाम खिलाड़ियों का बड़े ही जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। रवि दहिया ने सिल्वर मेडल रेसलिंग यानी कि कुश्ती में जीता है। वहीं मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में जीता है। पीवी सिद्धू ने ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में जीता। लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में जीता। बजरंग पूनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग यानी कि कुश्ती में जीता। और पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पेगासस जासूसी कांड पर पहली बार सरकार ने संसद में दिया बयान। एनएसओ से किसी लेन देन से किया इनकार। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी कांड में पहली बार सरकार ने आधिकारिक तौर से संसद में बयान देकर साफ किया है कि इस ऐप को बनाने वाली कंपनी एनएसओ से कोई लेन देन नहीं किया गया है। हालांकि ये बयान सिर्फ रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, जबकि देश की बड़ी खुफिया एजेंसियां गृह मंत्रालय और पीएमओ के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों सोमवार को राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी से कोई लेन देन नहीं किया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर वी शिवादासन ने दरअसल रक्षा बजट को लेकर सवाल पूछा था। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय से यह भी पूछा था कि क्या सरकार ने एनएसओ के साथ भी कोई ट्रांजैक्शन किया है। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर से संसद में पेगासस जासूसी कांड पर कोई बयान दिया गया है। हालांकि यह बयान भी गृह मंत्रालय या पीएमओ की ओर से नहीं दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हेल्थ मिनिस्ट्री की हरी झंडी। भारत में रह रहे विदेशी नागरिक भी अब ले पाएंगे कोरोना वैक्सीन। कोविन पोर्टल से होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामलों को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में हेल्थ मिनिस्ट्री ने भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की मंजूरी दे दी है। भारत में रह रहे विदेशी नागरिक कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अपने पासपोर्ट को अपने पहचान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें वैक्सीनेशन का स्लॉट मिल जाएगा। दोस्तों भारत में भारी संख्या में विदेशी नागरिक रहते हैं, खासकर कि बड़े शहरों में इनकी संख्या और भी अधिक है। ऐसे में इन विदेशी नागरिकों के कोरोना वैक्सीन नहीं लेने से देश में कोरोना वायरस के फैलने की संभावना अधिक है। ऐसे में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सभी योग्य व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सीन देना अत्यंत आवश्यक है। इसी वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री की इस पहल से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और साथ ही भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा भी कम होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात। बीजेपी नेता और पत्नी की गोली मारकर हुई हत्या। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। शहर के पालचौक पर आतंकवादियों ने बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी पर फायरिंग कर दी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने सोमवार को
भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से जुड़े सरपंच और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच और भाजपा किसान मोर्चा की कुलगाम जिला इकाई के अध्यक्ष गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी पर गोलियां बरसाई। दोस्तों, अधिकारी ने बताया कि दोनों को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। कुलगाम के रेडवानी के निवासी डार भाजपा समर्थित सरपंच थे। उन्होंने पिछले साल जिला विकास परिषद का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। डार इस समय अनंतनाग में किराए के मकान में रह रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली 10वीं 12वीं के स्कूल खुलने के लेकर एसओपी जारी, ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार के शिक्षा निर्देशालय ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के स्कूल आने को लेकर एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को एडमिशन, काउंसलिंग, गाइडेंस के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल संबंधित एक्टिविटीज के लिए स्कूल आने की परमिशन दी थी। दोस्तों, दिल्ली सरकार के शिक्षा निर्देशालय ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जो एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, उसके मुताबिक जो छात्र स्कूल आना चाहते हैं उनको अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेटर लेकर आना होगा। ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। जो छात्र ऑनलाइन क्लास जारी रखना चाहते हैं उनको ऐसा करने की परमिशन रहेगी। हेड ऑफ स्कूल छात्रों का शेड्यूल कुछ इस तरह बनाएंगे ताकि क्लास या लेबोरेटरी में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो सके। छात्रों को बताया जाए कि वह अपनी बुक, कॉपी या स्टेशनरी शेयर न करें। किसी भी लक्षण वाले छात्र या टीचर को स्कूल में आने की परमिशन नहीं होगी। इसके साथ ही नए एसओपी के मुताबिक स्कूल के एंट्री गेट पर अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग होगी। स्कूल एंट्री, क्लासरूम एंट्री, लेबोरेटरी एंट्री या अन्य सार्वजनिक स्थलों की एंट्री पर हैंड सैनिटाइजर का रखना अनिवार्य होगा। स्कूल के अंदर इमरजेंसी हालात के लिए एक क्वारंटीन रूम का भी इंतजाम रखना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुंबईकरों को मिली बड़ी राहत। 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे आम लोग। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वालों को ही है इजाजत। जी हां दोस्तों, मुंबई में कई दिनों से इंतजार के बाद आम लोग लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को बताया कि 15 अगस्त से लोकल ट्रेन में आम लोग सफर कर सकेंगे। हालांकि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही यह सुविधा मिलेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। साथ ही कहा है कि हम लोकल ट्रेनों को 24 घंटे चलाना चाहते हैं, इन्हें बंद करना उपाय नहीं है। उद्धव ने कहा कि यात्री मोबाइल ऐप से लोकल ट्रेन के पास डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वे शहर के नगर पालिका वार्ड कार्यालयों के साथ साथ उपनगरीय रेलवे स्टेशनों से फोटो पास ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मॉल खोलने पर अगले 8 दिन में फैसला लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यूएनएससी की ओपन डिबेट, समुद्री सुरक्षा के लिए दिए 5 सिद्धांत। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर ओपन डिबेट की शुरुआत हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि समंदर हमारी साझा धरोहर है। हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह समंदर हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच समुद्री विवाद है और जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक आपदाएं भी समुद्री क्षेत्र से जुड़े विषय हैं। इसलिए आपके समक्ष 5 मूल सिद्धांत रखना चाहता हूं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा और सौहार्द को बढ़ाने के लिए 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईएमडी का अलर्ट, अगले महीने भारी बारिश और ठंड का पूर्वानुमान, ला नीनो इफेक्ट हो सकता है वजह। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले महीनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के मुताबिक देश में सितंबर के महीने में भी इसी तरह बारिश हो सकती है। वहीं सामान्य से ज्यादा बारिश के साथ जल्द ही कड़ाके की सर्दी भी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसी के साथ देश में ला नीनो की स्थिति बनने की संभावना जताई है। दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पिछले महीने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। दरअसल दोस्तों, देश में पिछले साल ला नीनो की स्थिति अगस्त-सितंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक बनी थी। उस समय भी देश में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी। इन्हीं हालातों के चलते सर्दियां भी समय से पहले यानी कि कुछ जल्दी पड़ने लगी थी। इसी के साथ पिछले साल सामान्य से ज्यादा सर्दी पड़ी थी। दोस्तों, जुलाई महीने के लिए जारी बुलेटिन अल नीनो दक्षिण दोलन बुलेटिन में इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पुणे ने कहा था कि वर्तमान में भूमध्य रेखीय प्रशांत
प्रशांत क्षेत्र में तटस्थ ENSO स्थितियां प्रभावी है। वहीं मानसून मिशन कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम का पूर्वानुमान भी बताता है कि ENSO स्थितियां जुलाई सितंबर के मौसम तक बनी रह सकती है। इसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच भूमध्य प्रशांत क्षेत्र में तापमान के ठंडा होने की संभावना है, जिससे ला नीनो की स्थिति निर्मित होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत को इस हफ्ते मिल सकता है जायकोव-डी वैक्सीन, दुनिया का पहला DNA आधारित टीका। जी हां दोस्तों, भारतीय दवा कंपनी जायडस कैडिला ने कोविड-19 वैक्सीन जायकोव-डी को इस सप्ताह आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल सकती है। दोस्तों समाचार एजेंसी ANI ने सोमवार को यह जानकारी दी है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया का पहला DNA आधारित टीका होगा। दोस्तों अहमदाबाद स्थित दवा कंपनी ने 1 जुलाई को 3 खुराक वाली DNA वैक्सीन जायकोव-डी के लिए भारत के औषधि महानियंत्रण के कार्यालय में आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने हाल ही में कहा था कि मंजूरी मिलने के 2 महीने के भीतर कंपनी वैक्सीन लॉन्च कर सकती है। जायडस का दावा है कि उसका टीका लक्षण वाले कोरोना वायरस मामलों के खिलाफ 66.6% और मध्यम कोविड-19 के लिए 100% प्रभावी है। कंपनी ने यह भी कहा है कि यह टीका 12 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित है। हालांकि इसके परीक्षण डाटा की अभी तक समीक्षा नहीं की गई है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत का दूसरा स्वदेशी टीका और देश में इस्तेमाल के लिए अधिकृत होने वाला 6ठा वैक्सीन होगा। भारत पहले ही जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और पार्टनर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक एवं रूस के गामालेया इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार टीकों को मंजूरी दे चुका है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 20,28,72,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 42,97,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, रशिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। इनमें भी दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,19,69,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,28,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 35,000 से ज्यादा नए मामले भी सामने आए हैं। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। फिलहाल दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरला है। केरला में पिछले 24 घंटे के दौरान 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सड़क पर तेज गाड़ी भगाते हैं तो हो जाएं सावधान, नए सिस्टम में झट से कटेगा चालान और रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस भी। जी हां दोस्तों, सड़क दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए अब पुलिस नया कदम उठाने जा रही है। अब इन गाड़ियों को रोकने के लिए अथॉरिटीज और पुलिस सड़कों और हाईवे पर स्पीड डिटेक्टेड कैमरा लगा रहे हैं। इन हाईटेक कैमरों को हमेशा के लिए पोल पर फिक्स कर दिया जाएगा। इस दौरान अगर कोई गाड़ी तेजी से आएगी तो ये स्पीड कैमरा इसका पता लगाकर पुलिस को जानकारी दे देंगे। इसकी विशेषता यह है कि इनका इस्तेमाल रोड पर कहीं भी किया जा सकता है। दोस्तों दिल्ली हरियाणा के रास्ते में इस सिस्टम को देखा गया है। यहां पुलिस ने गाड़ियों के पीछे अपना स्पीड डिटेक्टिंग सिस्टम लगा रखा है। इधर कैमरों की मदद से जो भी गाड़ी आ रही है उसके स्पीड का पता लगाकर उसे रोक लिया जा रहा है और उसका चालान भी किया जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्पीड ट्रैप कैमरा को पुलिस ने मारुति सुजुकी अर्टिगा में इंस्टॉल किया है। इस दौरान एक ऑपरेटर लगातार कैमरे को चलाता रहता है। ऑपरेटर जिस भी गाड़ी की तेज स्पीड अधिक देखता है वो अपने सीनियर अधिकारी को उस गाड़ी को रोकने के निर्देश देता है। इसके बाद अधिकारी तेजी से गाड़ी चला रहे ड्राइवर पर 2,000 रुपए का चालान कर देते हैं। इसके अलावा उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। किश्तवाड़ा से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी हुए गिरफ्तार, हथियार भी हुए बरामद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा इलाके से सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बड़ी कामयाबी है। पकड़े गए दोनों आतंकी दशचन इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनका डायरेक्ट लिंक हिजबुल मुजाहिदीन से है। सुरक्षा बलों ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। किश्तवाड़ा में रामबन रेंज के डीआईजी डोडा उदय भास्कर बिल्ला ने बताया कि 5 और 6 अगस्त के दरमियान रात स्थानीय पुलिस को 2 युवकों के लापता होने की जानकारी मिली थी, जिनके आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने का शक था। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी इनपुट पर कार्यवाही करते हुए सेना और सीआरपीएफ की मदद से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर रविवार देर रात दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से गोला बारूद और हथियार भी बरामद हुए हैं। इससे पहले बीएसएफ ने आज पुंछ में एक ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार गोला बरामद जब्त कर स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ी आतंकवादी गतिविधि को टाल दिया। पुंछ के गांव सांडस में वन क्षेत्र में आरआर और एसओजी पुंछ के साथ बीएसएफ का संयुक्त अभियान शुरू किया गया। यह जानकारी जम्मू में बीएसएफ के पीआरओ ने दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने और चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ गिरावट, खरीदारी से पहले देख लें नए भाव। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में जबरदस्त गिरावट का रुख रहा। इससे सोना आज 45,000 के नजदीक पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में भी ताबड़तोड़ गिरावट दर्ज की गई। इससे चांदी 63,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे आ गई है। दोस्तों, पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 45,708 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 63,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश असेंबली में अब नहीं बोले जाएंगे पप्पू, बंटाधार, ढोंगी जैसे शब्द। 1110 से ज्यादा शब्दों पर लगा बैन। जी हां दोस्तों, अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में पप्पू, ढोंगी, भंटाधार जैसे शब्द सुनाई नहीं देंगे। सरकार ने इन शब्दों समेत कई अपमानजनक शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मानसून सत्र शुरू होने के एक दिन पहले 8 अगस्त रविवार को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 38 पन्नों की एक पुस्तिका जारी की। इसमें उन 1100 से ज्यादा शब्द और वाक्यों का उल्लेख किया गया है जिनका उपयोग विधानसभा में नहीं किया जा सकेगा। पिछले कुछ सालों में राजनीतिक बयानबाजी में जमकर उपयोग किए गए पप्पू शब्द पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा मिस्टर, बंटाधार, ढोंगी जैसे शब्दों के उपयोग पर भी अब प्रतिबंध होगा। दोस्तों, ये वो शब्द हैं जिनका उपयोग अक्सर बीजेपी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर हमला करने के लिए करती रही है। इसमें कई ऐसे शब्द भी शामिल हैं जिनका उपयोग विपक्षी दल सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ करता रहता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई न्यू रूल। एसबीआई ग्राहक ध्यान दें, बैंक ने बदला बड़ा नियम, रुक सकता है आपका ट्रांजैक्शन। जी हां दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल दोस्तों, बैंक ने कस्टमर्स की सुरक्षा को देखते हुए अहम बदलाव किए हैं। अब एसबीआई के योनो एप्लीकेशन पर ग्राहक सिर्फ उसी फोन से लॉगिन कर सकते हैं जिसका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड होगा। बैंक ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से ग्राहकों को बचाया जा सके। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वजह से योनो ऐप में यह नया अपग्रेड डाला गया है। इससे ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग का अनुभव तो मिलेगा ही, साथ ही वे ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होने से भी बच पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कोयला उत्पादन किया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राज्य का नाम जहां से भारत में सबसे ज्यादा कोयला खनन किया जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।